हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम घटना चक्र की 2023 का जो एडिशन आया है उसे देख रहे थे। जो बीपीएससी प्री के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 1992 से लेकर के 2022 तक, जितने भी बीपीएससी प्री के एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी के सेट्स दिए हुए हैं इसमें। तो इसमें हम अभी हिस्ट्री देख रहे थे, हिस्ट्री को। तो हम हिस्ट्री के 2 सेट्स कर चुके हैं, सेट 1 और सेट 2। दोनों सेटों में अभी तक हमने 55 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने वो 2 सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने हिस्ट्री नाम से, तो वहाँ जाकर आप इन दोनों सेटों को पहले देख लें। फिर आज हम स्टार्ट करेंगे ये सेट 3। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। सब्सक्राइब करने से होगा कुछ नहीं, बस मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सेट 3। क्वेश्चन नंबर 56। 55 क्वेश्चन तक हम सेट 2 में कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज के सेट का, और क्वेश्चन नंबर 56। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। महापरिनिर्वाण का तो मतलब पता ही चल गया था, हम अभी देखा था हमने पिछले वाले में। तो जो चीज़ें हम पहले देख चुके हैं उन्हें हम एक्सप्लेनेशन में नहीं देखेंगे, क्योंकि उन्हें बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ जो हम पहले देख चुके हैं उसे नहीं देखेंगे। तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। ऑप्शन ए राजगृह राजगीर में, ऑप्शन बी गया में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में, या ऑप्शन डी वैशाली में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजगृह राजगीर में पहली बौद्ध संगति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 और 2 में अंकित हैं। इनका सुमेल करना है, सही सुमेल करना है। तो देखना है भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, प्रथम वचन कहाँ दिया था, और निधन कहाँ हुआ था। तो जन्म कहाँ हुआ था उस तरीके से इसमें दे रखे हैं, दोनों को हमें मेल करना है। ऑप्शन ए दे रखा है पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा, या चौथे का तीसरा, ऐसे करके ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला और चौथे का चौथा। तो पहले का तीसरा देखते हैं, जन्म कहाँ हुआ था। तो जन्म हुआ था भगवान बुद्ध का लुम्बिनी में, जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, ज्ञान प्राप्ति हुई थी बौद्ध गया में। गया जो होता है वृक्ष के नीचे हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे गया में, वहीं बौद्ध गया में। प्रथम वचन कहाँ दिया था, प्रथम वचन दिया था सारनाथ में, अभी पढ़ा था हमने। और निधन कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। बौद्ध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। अभी देखा है गौतम बुद्ध को हुई थी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां ऑप्शन ए गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, या ऑप्शन सी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, या ऑप्शन डी गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या दे रखा है। बौद्ध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात, ये देख रखा है हमने 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी बीसी में प्रारंभ में किया था। तो इस स्थान पर मंदिर का जो निर्माण कराया गया था वो अशोक के द्वारा करवाया गया था, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं-6ठी शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा यह विश्व धरोहर स्थल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध को जो देवता का स्थान प्राप्त हुआ था वो किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए अशोक के राज में, या फिर ऑप्शन बी राजा कनिष्क, या ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या ऑप्शन डी हर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनिष्क के टाइम में एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों को भी पूजा प्रारंभ हुई थी।
ठीक है। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया था। तो पूछ सकता है किस शाखा ने माना था? महायान शाखा ने। और किस राजा के युग में? कनिष्क के युग में, चौथी बौद्ध संगति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ की थी? ऑप्शन ए वैशाली में, ऑप्शन बी एथेंस में, ऑप्शन सी स्पार्टा में, या ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैशाली में 6ठी ईसा पूर्व सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था की गई थी। ठीक है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। पर वस्तुतः 6ठी सदी में जहां महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं वज्ज तथा मल्ल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्ज 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे, यानी कि वज्ज के अंतर्गत ही आते थे वैशाली के लिच्छवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, कहाँ है? महाभारत में, ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय में, या ऑप्शन सी क्या कहता है आपका? ऑप्शन सी कह रहा है छंदोग्य उपनिषद में, या ऑप्शन डी संयुक्त निकाय में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय और एक और जैन का है, उसमें उपलब्ध है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इन्हें 16 महाजनपद कहा गया है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 अंग है, 2 मगध है, नंबर 3 काशी, नंबर 4 कौशल, नंबर 5 वज्ज, नंबर 6 मल्ल, नंबर 7 चेद, नंबर 8 वत्स, नंबर 9 कुरु, नंबर 10 पंचाल, 11 मत्स्य, 12वां शूरसेन है, 13वां अस्मक, 14वां अवंत और 15वां गांधार और 16वां है कंबोज। ये 16 महाजनपद हैं जो कि अंगुत्तर निकाय में बताए गए हैं। बौद्ध धर्म का है अंगुत्तर निकाय, और ऐसे ही एक जैन धर्म का भी निकाय है, उसमें भी इन 16 महाजनपदों का जिक्र है। इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अस्मक दक्षिण भारत में स्थित था। तो पूछ सकता है आपसे कि दक्षिण भारत का महाजनपद कौन सा है? अस्मक जो है वो है दक्षिण भारत का, बाद बाकी सब नहीं है दक्षिण के। अस्मक दक्षिण भारत का जनपद है। जनवसव सूत्र में केवल 12 राज्यों के ही नाम मिलते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र जो मैं बता रहा था आपको, जैन ग्रंथ का भी है, ये है जैन ग्रंथ का भगवती सूत्र। इसमें भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहाँ नाम कुछ भिन्न प्रकार से हैं, नाम अलग हैं, लेकिन यही 16 महाजनपदों की सूची मिलती है भगवती सूत्र में। जैन धर्म का है और बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है, कौन से युग में नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया था? ऑप्शन ए मौर्य काल में, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी गुप्त, या ऑप्शन डी पाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्त काल में बनाया गया था। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष बड़ागांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने इस विहार को दान दिया था। तो पूछ लेता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त पे जाती है, ये कुमारगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, या ऑप्शन सी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, या ऑप्शन डी रसायन विज्ञान के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी, ये क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन ए राजस्व एकत्रित करने हेतु, ऑप्शन बी सैनिकों को सुगमता से भर्ती हेतु, और या ऑप्शन सी धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु, ऑप्शन डी स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए, या ऑप्शन डी ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वो सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी, इसलिए सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थीं।
पहली कौन सी थी? पदाधिकारी का वरीयता क्रम होता था, दूसरा वेतनमान होता था, तीसरा सैनिक उत्तरदायित्व होता था। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से राज्य ने सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रखरखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया था, जिसके बदले में मनसबदार को नगद या जागीर प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए और दूसरा कारण है, तो पढ़ना बताना है कि ए उसका सही कारण है या नहीं है। कथन क्या है? 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बता रहा है। ऑप्शन बी का मतलब दोनों ए और आर सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सही तो दोनों हैं, यानी कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन तो हो गया था, लेकिन इसका कारण ये नहीं है पतन होने का कि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, ये इसका कारण नहीं है। लेकिन ये भी ठीक है कि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। दोनों ही सही हैं इसका। देखते हैं, नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर, वर्तमान में राजगृह के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया। पतन होने का कारण जो था वो मुस्लिम आक्रमण था। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? ऑप्शन ए ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, या ऑप्शन बी ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, ऑप्शन सी ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी, ऑप्शन डी ईसा पूर्व 1ली शताब्दी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। प्रथम मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार, मगध साम्राज्य के संस्थापक थे वास्तविक, वो राजा बिंबिसार थे। लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व तक ये रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी पूछी है। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, या ऑप्शन सी राजगृह या गिरिव्रज, या ऑप्शन डी चंपा। तो इसका करेक्ट आंसर ए और सी दोनों हैं, क्योंकि मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र भी रही है और गिरिव्रज या राजगृह भी रही है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में, दिए गए विकल्प में 2 विकल्प ए और सी सही हैं। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिव्रज थी, बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। पहले जो राजधानी थी वो गिरिव्रज राजगृह थी, तथा बाद में उदयन ने राजगृह से पाटलिपुत्र के लिए राजधानी ट्रांसफ़र कर दी थी, जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों एवं पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश का पहला राजा जरासंध था, जिसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी, ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, या ऑप्शन सी चंपा, या ऑप्शन डी अंग, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मगध की राजधानी पहली थी राजगृह, हमने देखा था गिरिव्रज या राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ऑप्शन ए मौर्य वंश ने, ऑप्शन बी शुंग वंश ने, ऑप्शन सी गुप्त वंश ने, या ऑप्शन डी कुषाण वंश ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौर्य वंश ने नंदवंश के पश्चात मगध पर शासन किया। नंदवंश के पश्चात जो मगध पर शासन करने वाले थे वो मौर्य वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। चंद्रगुप्त मौर्य का किसके ग्रंथ में विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए भास्कर में, या ऑप्शन बी शूद्रक, ऑप्शन सी विशाखदत्त, या ऑप्शन डी अश्वघोष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विशाखदत्त।
विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल, कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी में धुंडराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है, देवी चंद्रगुप्तम और दूसरी है अवसारिका वंचिक या फिर अवसारिका बंधतक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी घननंद, ऑप्शन सी सुकल्प या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घननंद, यानी कि राजा सिकंदर के जो समकालीन था मगध का शासक वो घननंद था। महापद्मनंद ने के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। महापद्मनंद जो थे इनके जो उत्तराधिकारी हुए 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक इस वंश का जो था वो घननंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा। अग्रमीज किसे कहा गया है? अग्रमीज कहा गया है घननंद को। जोनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताता है। बद्दसाल उसका सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। चंद्रगुप्त का महल जो पाटलिपुत्र में स्थित है वो किससे बना हुआ था? ऑप्शन ए ईंटों का, ऑप्शन बी पत्थर का, ऑप्शन सी लकड़ी का या ऑप्शन डी मिट्टी का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लकड़ी का बना हुआ था। बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्भहार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्नूपर महोदय को है। स्नूपर महोदय जो थे इन्होंने लाए हैं। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्भहार से राजा प्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसके पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किसका बना था? लकड़ी का बना था। चंद्रगुप्त का महल पाटलिपुत्र में जो स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी शिवाजी या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिवाजी ने अष्टप्रधान का गठन किया था। ये पढ़ा भी होगा आप सभी ने। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या क्या रखा है। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, आमत्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडितराव एवं न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। ये अष्टप्रधान जो था इसका कार्य क्या था? राजा को मात्र परामर्श देना कार्य था इसका। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता था। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन की विजय किस मौर्य राजा ने प्राप्त की थी? ऑप्शन ए अशोक ने, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त ने या ऑप्शन सी बिंदुसार ने या ऑप्शन डी कुणाल ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त ऐसा मौर्य राजा था जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या दे रखा है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। दक्षिण भारत की विजय ओनली चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य में ओनली चंद्रगुप्त मौर्य ही दक्षिण की विजय प्राप्त कर पाए थे। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भारत के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है, कौन सा अभिलेख है? कलिंग अभिलेख, ऑप्शन बी अशोक का गिरनार अभिलेख या ऑप्शन सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या ऑप्शन डी क्या कह रहा है? अशोक का सोपार अभिलेख।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन सी। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुसास्प ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत को आनर्थ तथा सुराष्ट्र कहा गया। इसे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। तो इसका ऑप्शन सी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अशोक के साम्राज्य में ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी श्रीलंका या ऑप्शन डी कलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, क्योंकि अशोक जो है वो दक्षिण में नहीं गए थे। श्रीलंका नहीं था, अफगानिस्तान भी था, बिहार भी था, कलिंग भी था, लेकिन श्रीलंका नहीं था। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों का प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए मगध में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी समस्तीपुर में या ऑप्शन डी राजगृह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी बौद्ध सभा अशोक के शासनकाल में। सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अध्यक्ष कौन थे उसके? मोगलीपुत्र तिस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली या ऑप्शन डी हिंदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राकृत भाषा है शिलालेखों में प्रयुक्त। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया गया है, जिसमें पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख और तीसरा है गुहालेख। 3 वर्गों में विभाजन किया गया है, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। शिलालेख 14 हैं। 14 विभिन्न लेखों का समूह है शिलालेख, जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरगुड़ी, सौपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। तो पूछ सकता है कि अशोक के ऐसे कौन से 2 अभिलेख हैं जिनकी लिपि ब्राह्मी न होकर और कोई दूसरी है? तो वो हैं शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, जिनकी लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। तक्षशिला से अराइमेक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अराइमेक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय यूनानी एवं सराइरीय भाषा अभिलेख तथा लगमान नामक स्थान से अरामेइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? यानी कि कौन सी लिपि ऐसी है जो दाएं से बाईं की तरफ लिखी जाती है? ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी शारदा, ऑप्शन सी खरोष्टी या ऑप्शन डी नंदनागरी या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खरोष्टी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लेसेन, कनिंगम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक का जो धम्म है उसका मूल संदेश क्या है? ऑप्शन ए राजा के प्रति वफादारी, ऑप्शन बी शांति एवं अहिंसा, ऑप्शन सी बड़ों का सम्मान या ऑप्शन डी धार्मिक सहनशीलता या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं इसमें कौन सा है धम्म से रिलेटेड। अशोक धम्म धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है। दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से
अपासिन्वे बहुकयाने दयादाने सचे सोचे मादय साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दयादान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना, इस प्रकार अशोक धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। तो इसलिए ऑप्शन ई सही है, क्योंकि उसने ये सब बताए थे धम्म में कि हमें शांति अहिंसा बनाए रखना है, बड़ों का सम्मान करना है, धार्मिक सहनशीलता निहित रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है? केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ऑप्शन ए मास्की का लघु स्तंभ, ऑप्शन बी रोमनदेयी स्तंभ, ऑप्शन सी क्वीन स्तंभ या ऑप्शन डी भाब्रू स्तंभ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाब्रू स्तंभ, ऑप्शन डी। भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। भाब्रू वैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए चक्रवर्ती, ऑप्शन बी प्रियदर्शी, ऑप्शन सी धर्मदेव या ऑप्शन डी धर्मकीर्ति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्हें प्रियदर्शी, देवनाम प्रिय कहा जाता था। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर, देवनाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोकवर्धन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, तो ये आपने सभी ने पढ़ा है, राजनीतिक नीतियों में डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? राजनीति पर आधारित है। इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि वो राजनीति पर आधारित है। देखते हैं। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित, किस काल में? मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है, यानी शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत हैं जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। कौन कौन से सप्तांग सिद्धांत, कितने सप्तांग सिद्धांत मिलते हैं इसमें? कौन कौन से? राजा, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। 86 क्वेश्चन क्या कहता है? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 7। मेगास्थनीज ने भारत को कितनी में? ऑप्शन डी 7 में। तो मेगास्थनीज ने भारत को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 7 में। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। कौन कौन सी 7 श्रेणी थी? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारगिर, योद्धा, निरीक्षण एवं सभासद। तो ये 7 थे। कौन कौन से 7 थे? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारगिर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। ये मौर्य काल की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। आज हम 100 क्वेश्चन करेंगे पूरे। 87 है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ऑप्शन बी अशोक के शिलालेखों में, ऑप्शन सी पुराणों में या ऑप्शन डी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमने अभी देखा ये 7 वर्गों में विभाजन किस में किया गया? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी किसने लिखी? ऑप्शन ए
टेसियस ने, ऑप्शन बी प्लिनी ने, ऑप्शन सी टॉलमी, ऑप्शन डी स्ट्रेबो या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। देखते हैं इसका, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है, इनमें से कोई नहीं। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियस सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट है। मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो है ये। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईसा में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा। इसने भारत से आयात या निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है कौन सा स्रोत है? पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। ऑप्शन ए दिव्यावदान, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी इंडिका, ऑप्शन डी अशोक शिलालेख। तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किसमें है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडिका, मेगास्थनीज की इंडिका में। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका में प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टेनोमोई कहता था। नगर के जो पदाधिकारी थे उन्हें एस्टेनोमोई कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन बी अशोक महान, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या ऑप्शन डी कनिष्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा और सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशी शासक उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। कहाँ पर? गंगा और सोन नदी के संगम पर। एवं अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, अतः चंद्रगुप्त मौर्य को सही है। यानी कि उदयन होता तो यहाँ हम उदयन को मानते, क्योंकि राजगृह से पाटलिपुत्र उदयन लेके आया था राजधानी, उसी ने पहली राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग या ऑप्शन बी मेनांडर या ऑप्शन बी मेनांडर या ऑप्शन सी विमा कदफिसेस या ऑप्शन डी गौतमीपुत्र शतकर्णी या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विमा कदफिसेस। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक विमा कदफिसेस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। सबसे ज़्यादा जो स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी वो कुषाण शासन काल में चलाई गई थी, लेकिन कुषाण शासन में भी स्पेसिफिक पूछे तो वो है विमा कदफिसेस, सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय जाता है इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। गांधार शैली किस समय में फली फूली थी कला की? ऑप्शन ए कुषाण के समय में, ऑप्शन बी गुप्तों के समय में, ऑप्शन सी अकबर के समय या ऑप्शन डी मौर्यों के समय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुषाणों के समय। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में 2 शैलियों का हुआ था, गांधार शैली और दूसरी थी मथुरा शैली। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। कौन सी कला थी जो यूनानी कला से प्रभावित थी? तो वो थी गांधार कला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? ऑप्शन ए अशोक ने या ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी कनिष्क या ऑप्शन डी कालाशोक या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कनिष्क शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में हुई थी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। ये एक ऐसी संगति थी चौथी जिसमें उपाध्यक्ष भी हुए, बाकी तीनों में उपाध्यक्ष नहीं हुए। इस सभा में महासांगिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। कौन से? विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में
संकलित कर दिया गया था इस सभी को। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी कर्ण या ऑप्शन डी गुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्ण वंश आया था शुंग वंश के बाद। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वसुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्वायन नाम से जाना जाता है। इसकी नींव किसने डाली थी? वसुदेव ने। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे? गिरनार के स्तंभ से, या ऑप्शन बी जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ, ऑप्शन सी हाथीगुम्बा लेक के साथ, या फिर ऑप्शन डी सारनाथ के लेक के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाथीगुम्बा के लेक के साथ में। कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। कौन सा? हाथी गुम्फा अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का जो क्रमिक पतन हुआ था वो किस काल में हुआ था? ऑप्शन ए गुप्त काल, या ऑप्शन बी प्रत्याहार युग, या ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, या ऑप्शन डी सातवाहन युग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुप्त काल। गुप्त काल में नगरों का क्रमिक पतन होना स्टार्ट हो गया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहां के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर हिंसा के आगमन तक गांव बन गया। मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्भहार, सोनपुर, सोहगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा के घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र हास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? ऑप्शन ए कल्याण, ऑप्शन बी ताम्रलिप्त, ऑप्शन सी भड़ोच, या ऑप्शन डी कैम्बे, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्त एक प्रमुख बंदरगाह था। ताम्रलिप्त कहाँ था? बंगाल में था ये, जहाँ से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगुकच्छ भड़ौच था। पश्चिमी भारत का जो प्रमुख बंदरगाह था वो था भृगुकच्छ भड़ौच, जहाँ से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याणा तथा बॉम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। 98 देखते हैं। क्वेश्चन 98 क्या कहता है? किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी पाल वंश, या ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी ऊपर दे रखा है। ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, या ऑप्शन डी प्रत्याहार वंश। तो इसका करेक्ट आंसर है गुप्त वंश, ऑप्शन ए। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया है उससे यह स्पष्ट है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहिता को सौंप दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? ऑप्शन ए उपज का चौथा भाग,
ऑप्शन बी उपज का छठा भाग, या ऑप्शन सी उपज का आठवां भाग, या ऑप्शन डी उपज का आधा भाग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपज का छठा भाग जो था वो भूमि राजस्व की दर रही थी गुप्त युग में। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो षष्ठांश होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग तथा भाग कर कहा गया है। तो आपसे पूछ सकता है कि उद्रंग तथा भाग कर जो भूमि कर जो होते थे वो किस वंश के हैं, तो वो गुप्त वंश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेट का लास्ट अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? ऑप्शन ए पार्थियन, ऑप्शन बी हिंदू यूनानी लोग, या ऑप्शन सी कुषाण, या ऑप्शन डी गुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुप्त, यानी कि भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे अधिक देन जो थी वो गुप्त वंश की थी। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। तो दोस्तों आज हमारा सेट 3 कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने लगभग 50 क्वेश्चन देखे हैं। ऐसे ही हम धीरे धीरे क्वेश्चनों की स्पीड बढ़ाते जाएंगे। तो कल हम 60 क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। किसी दिन देखेंगे मैराथन लगा करके हम 100-150 क्वेश्चन तक देखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपके जो भी एग्ज़ाम आएंगे उसमें हिस्ट्री पॉलिटी जो भी आता है तो उसके लिए आप सभी एग्ज़ामों के लिए इसे देख सकते हो। तो दोस्तों आज हमारा सेट 3 कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों चैनल पर नए हो तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। शेयर करने से आपके और भी लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा हो सकता है। सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, जिससे कि मैं मोटिवेट होकर के नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और अच्छी तरह से बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। थैंक यू।